एज अ एंटरप्रेन्योर, अगर आप मार्केट में अपना कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं, आप कोई नई फर्म या नई कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी अपनी कंपनी या फर्म ओपन कर दिया और वो चल जाएगी, या मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ गए और लोग बहुत ही आराम से उसको खरीदने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। फिर आपको क्या करना पड़ता है? तो देखिए, सबसे पहला काम होता है ना, जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं, अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या काम होता है? मार्केट की स्टडी करना, मार्केट में जाकर रिसर्च करना, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में वहाँ पर लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। लोग लोअर मिडिल क्लास से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, या मिडिल क्लास से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, या अपर मिडिल क्लास से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस भी देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट लाना चाहते हैं ना, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप मेल के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, फीमेल के लिए बनाना चाहते हैं, या छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं। देखिए, आप सब बीएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है? और बीएड के बाद आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी हायर स्टडी की तैयारी करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्कूल में जॉब करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे नहीं, मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। मान लो आप में से किसी ने डिसाइड किया कि मुझे अपना कोचिंग सेंटर ओपन करना है, तो क्या आपने डिसाइड किया कोचिंग सेंटर ओपन करना है, तो कहीं पे भी आप कोचिंग सेंटर ओपन कर देंगे, चल जाएगा? नहीं। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा ना कि ऐसा कौन सा एरिया है आपकी सोसाइटी में, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे कोचिंग सेंटर कम है। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, बच्चों को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर रहने वाली जो फैमिलीज़ हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। वो लोअर मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं, उसी हिसाब से आप अपना कोचिंग सेंटर वहाँ पे ओपन करेंगे, उसी हिसाब से फिर आप फीस जो है रखेंगे। तो इस तरह से प्रॉपर स्टडी के बाद आप अपना नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, आप अपना नया कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं, तब आपका काम चलेगा, तब आपके काम को लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा। तो देखिए, इसीलिए एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस का, ताकि फ्यूचर में आप भी अपना कोई नया काम स्टार्ट करें ना, तो काम स्टार्ट करने से पहले पहले आप सोसाइटी में जाएँ, वहाँ पे रिसर्च करें, वहाँ पे लोगों से बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें, उनकी क्या नीड है आप उसको जानें। उसके बाद आप अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएँगे, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा। तो इसलिए मार्केट का, सोसाइटी का, ठीक है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि लोगों की क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम से आप एक नई अपॉर्च्युनिटी के साथ एक नया प्रोडक्ट लेकर जब मार्केट में जाएँगे, तभी आपका प्रोडक्ट चलेगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, मतलब बाहरी एनवायरनमेंट। आप कोई नया फॉर्म ओपन करना चाहते हैं, तो पहले आप सोसाइटी में देखोगे, वहाँ पे लोगों की नीड को देखोगे, ठीक है। और जब आप बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसको एनालिसिस करोगे, तभी आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचोगे कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इस एज ग्रुप के लिए करना है, इसका जो प्राइस है आपको कितना रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप कब डिसाइड करोगे? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस कर लोगे। और इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से जान सकें, समझ सकें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 शब्द आते हैं। पहला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दूसरा क्या है? एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है? बाहरी एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें आती हैं? चाहे हम सोसाइटी में लोगों की पॉपुलेशन की बात करें, उनके इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, ठीक है। और चाहे हम ये देखें कि टोटल लोगों की पॉपुलेशन क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। हमें जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसके लिए हमें करना है? बच्चों के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए।
पॉलिटिकल क्या स्टेटस है, ठीक है। और ये भी देखना है कि लोग जो हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं कि नहीं करते। तो जब इस तरह का आपको क्या करना है, मार्केट की जब आप पूरी स्टडी करते हो तो इसको क्या कहते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ आप फिर इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब आप एनालिसिस करके एक डिसीजन पे पहुंचते हो, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लेके आना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, एनालिसिस। तो द टर्म एक्सटर्नल environment means the element outside the entrepreneur's organization such as economic, social, political, technological, etc., which affect his business. The word analysis means reaction toward those factor or issues, neglect therefore or taking of decision by predicting the opportunity। तो सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, टेक्नोलॉजिकल की बात करें। और जब आप इसकी स्टडी करते हो, ठीक है, इसको एनालिसिस करते हो, तो फिर आप एक डिसीजन पे पहुंचते हो कि आप किस नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस के बारे में पता चल गया होगा। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस थ्रू which entrepreneur evaluates economic, social, technological, and market condition to determine the opportunity and challenges for their enterprise, and according to which he adjusts his strategy and objective। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है, कि इसमें आप क्या करते हो। आप मार्केट में जाते हो, वहाँ पे सोशल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, तो इन सारी चीज़ों की आप स्टडी करते हो और फिर आप एक कंक्लूजन तक पहुंचते हो कि अच्छा आप मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट लेके आएंगे, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लेके आएंगे, तो आपका जो काम है अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। कोई भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी आप अपनी फर्म, अपना कंपनी, कोई कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको इस तरह का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस जरूरी है। और यहाँ पर तीन तरह के एनालिसिस हम बात करेंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस, सोशल एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, इसकी हम बात करते हैं। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल बिजनेसेस, कि आर्थिक वातावरण का सभी व्यवसाय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, कि भाई हम कोई भी व्यवसाय ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, भाई हमें पैसा चाहिए। आप फायदे के लिए तो कर रहे हो ना। तो इकोनॉमिक इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केट बिजनेस, कि अगर आप कहीं पे भी बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो आपका मेन पर्पस है कि भाई आपको जो काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट मिले, आपको लाभ मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है। फिर आप ये भी देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट है आप बेचेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, और डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, की कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है, इकोनॉमिक फैक्टर एनालिसिस में आता है। आपको ये देखना है कि भाई मार्केट में किस तरह के लोग हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, लोग कितने किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखकर ही तो आप जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, आप अपना फॉर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसका जो प्राइस है आप उतना रखेंगे, ठीक है। चाहे आप ट्यूशन, आप कोचिंग सेंटर ओपन करें तो आप वहाँ की फीस जो रखेंगे, आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो आप उसका प्राइस रखेंगे। तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर एनालिसिस ज़रूरी होता है। फिर सोशल फैक्टर एनालिसिस, तो सोसाइटी, तो आप ये भी चीज़ देखेंगे ना कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप जिस एरिया में आप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन क्या है। दिस हेल्प्स इन स्टडिंग द पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट। यह बाजार के संभावित आकार का अध्ययन करने में मदद करते हैं। अब देखिए, बाहर की जो अमेरिका की कंपनियां हैं, कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की है, इंग्लैंड की है, सब के सब भारत में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि भारत की मार्केट बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को लेके आएंगे तो उनको पता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो चल जाएगा, लोग उसको लेंगे। और भारत में यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बढ़ा है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे एप्पल ने अपना जो अपने जो स्टोर यहाँ पर ओपन किए तो उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो दिस फैक्टर इंक्लूड्स पॉपुलेशन ग्रोथ, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर, करियर आउटलुक। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एनालिसिस की अगर बात करें तो एट प्रेजेंट द टेक्निकल लैंडस्केप इज चेंजिंग एवरी वेरी रेपिडली विच इफेक्ट द मार्केट। की वर्तमान समय में तकनीकी परिदृश्य हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। आज के टाइम में देखो कि टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आ गया कि आप सारा का सारा काम घर बैठे अपने फ़ोन से कर रहे हैं, ठीक है? आप फ़ोन से शॉपिंग कर रहे हैं, आप फ़ोन से आपको खाना मँगाना है, आपको टैक्सी मँगानी है, आपको कहीं पेमेंट करना है, सारी चीज़ें आप घर बैठे फ़ोन से ही आप कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी बहुत फ़ास्ट हो गई है। आप घर में बैठे ही दुनिया में कहीं पे भी बात कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप घर में मँगा सकते हो, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी इज़ क्रिटिकल टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड अ मेजर ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। की तकनीकी क्या है कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए महत्वपूर्ण है और वैश्वीकरण का एक प्रमुख चालक है। आज देखो जगह जगह हम देखते हैं, ठीक है, कि अलग अलग कोई छोटे छोटे अपने व्यवसाय स्टार्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू, चाहे यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू इतना फेमस हो जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को कनेक्ट कर पाते हैं और फिर सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग उनके पास जाते हैं और उनका काम बहुत तेज़ी से चल जाता है। Technological factor affect marketing in three distinct way. New way of प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके की किन नए नए तरीकों से, किन क्रिएटिव तरीकों से नए नए जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उन लोगों को दी जा सकती है। न्यू वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज की माल और सेवाओं के वितरण के नए तरीके। और न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन विथ टारगेट मार्केट की लक्षित बाजारों के साथ संचार के नए तरीके, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में लोग उसको जाने, ठीक है? अब मार्केट में आपका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा प्रमोट होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, उतना ज़्यादा लोग उसके बारे में सुनेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, उसको मंगाएंगे, तो इस तरह से आपका काम बढ़ेगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके, कि किन नए नए तरीकों से आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। और दूसरा है कि न्यू वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज के किन तरीकों से आप उसको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। और तीसरा क्या है कि किस तरह से आप की जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस जो आपका प्रोडक्ट है, आप किस तरह से ऐसा अट्रैक्टिव उसमें मतलब नया करेंगे कि लोग वो लोगों के पास पहुंचे, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। अब इसके अगर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो एनकरेजेस बिजनेस ग्रोथ इनटू न्यू एरियाज, के नए क्षेत्रों में व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इससे आपको पता चलता है कि किन नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। हेल्प्स एंटिसिपेट एंड अडेप्ट टू चेंज, की अनुमान लगाने और परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करता है। क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू राइज अबोव द कंपटीशन, की प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठने के अवसर पैदा करता है। कि मार्केट में कंपटीशन में आप मार्केट की देखिए जितने अच्छे से स्टडी करेंगे ना, जितने अच्छे से लोगों की नीड के बारे में जानेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आप बिल्कुल कंपटीशन में आप फंसेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने मार्केट की पूरी स्टडी की है, तो आपके प्रोडक्ट को लोग खुशी खुशी खरीदेंगे। प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइडर बिजनेस एनवायरनमेंट, की व्यापक कारोबारी माहौल की समझ प्रदान होती है इससे आपको। और एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, की रणनीतिक सोच के विकास को प्रोत्साहित करता है। तभी तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, रणनीति बनाते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस पर्टिकुलर एरिया में करना है, प्राइस क्या रखना है। तो इससे रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द मार्केट, आपको मार्केट की अवेयरनेस होती है। और हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी, की आप अवसरों की पहचान करने और उनका उपयोग करना, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये आपको टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, आपको इसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है। आप भी जब यहाँ से जाएंगे, बीएड के बाद जब कंप्लीट होगी, आप जाएंगे सोसाइटी में, तो या तो आप जॉब करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस एक टॉपिक बहुत काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ स्टार्ट कर लो, पहले आप लोगों के बीच जाओ, देखो क्या नीड है, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, बनाओगे, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा लिया जाएगा, उसका यूज किया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।